अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोगों ने थर्मोकेमिस्ट्री में इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करना है। हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी और साथ हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। इंटरनल एनर्जी को बेटा हम कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं और ये सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जीज़ और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। इट इज़ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज़ एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इंटरनल एनर्जी जो होती है, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक बीकर है, एक सिलेंडर है एंड इट इज़ फिटेड विद द मूवेबल पिस्टन। तो इसमें ये गैस मौजूद है। अब बेटा इस गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जीज़ हैं और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², यानी हाफ भी कांस्टेंट, मास ऑफ मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट है। असल चीज़ होती है वेलोसिटी। मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब काइनेटिक एनर्जीज़ में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो, लाइक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो, तो बेटा एक तो ये कि ये अपनी जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। मॉलिक्यूल जो है वो कोलाइड करेंगे, इधर उधर मूव करते फिरेंगे, हैपहैज़र्ड मूवमेंट होती है इनकी। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। उसके बाद दूसरी होती है कि मॉलिक्यूल में एटम्स के आपस में बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है ना। ये बॉन्ड्स कोई रॉड लाइक नहीं होते कि फिक्स होते हैं, बल्कि जस्ट लाइक स्प्रिंग, इन एवरेज बॉन्ड डिस्टेंस कम और ज़्यादा होती रहती है, इनमें वाइब्रेशन जारी रहती है। तो अब इसमें वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती। और फर्स्ट करें ये ए एटम है और ये बी एटम है, इसको कोई मॉलिक्यूल कोलाइड करता है, इधर से आके हिट करता है और ये मॉलिक्यूल यू करके रोटेट भी कर सकता है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल तो वैसे ही रोटेट करते रहते हैं। अब ये अपने एक्सिस पर घूमता रहेगा, यूं चलता रहेगा। इसमें वाइब्रेशन भी होती रहेगी, इसमें ट्रांसलेशन भी होती रहेगी और इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल भी होगी। तो काइनेटिक एनर्जीज़ में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होती है बेटा, मॉलिक्यूल्स की आपस में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है। अब हमारे पास कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है या कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जो हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू बता सके। लिहाजा हम एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मालूम नहीं कर सकते। जैसे टेम्परेचर मालूम करने के लिए आप थर्मोमीटर लगाते हैं, टेम्परेचर मालूम कर लेते हैं। प्रेशर मालूम करने के लिए गेज लगाते हैं, प्रेशर मालूम कर लेते हैं। ठीक है ना। लेकिन इंटरनल एनर्जी मालूम करने का कोई गेज, कोई मीटर, कोई डिवाइस नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अलबत्ता ज़रूर मालूम कर सकते हैं कि सिस्टम की जब स्टेट चेंज होगी तो उसकी इंटरनल एनर्जी में जो तब्दीली आएगी हम उसको ज़रूर मालूम कर सकते हैं। व्हाट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये मालूम किया जा सकता है। ठीक हो गया जनाब। अब बेटा हमारे पास आ जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये इंटरनल एनर्जी के बारे में है कि इंटरनल एनर्जी जो है इट इज़ सम ऑफ ऑल पॉसिबल काइनेटिक एनर्जीज़ एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा बेसिकली हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का कॉन्सेप्ट देता है। अब इसको समझने के लिए हम एक उसी तरह की पिक्चर बना लेते हैं। सपोज़ ये हमारा सिस्टम गैस है विच इज़ एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर
फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन, इसका पिस्टन जो है वो मूवेबल है, लेट्स सपोज, ठीक। हम इसे हीट सप्लाई करते हैं, सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है जी। अब जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो एक कॉमन सेंस की बात है, उसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी में भी तब्दीली वाक़या होगी, ठीक है। अब जिस वक्त हीट एब्जॉर्ब होगी तो वो हीट उसकी इंटरनल एनर्जी में तब्दीली लाएगी, डेल्टा ई हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी में फ़र्क आ जाएगा। अच्छा, अब बेटा जब मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है सिस्टम की, तो ये मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे दीवारों पे। अब क्योंकि पिस्टन मूवेबल है तो गैस का जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ढक्कन थोड़ा सा ऊपर को, पिस्टन थोड़ा सा ऊपर को चला जाएगा। अब ये पिस्टन जब ऊपर को जाता है, लेट्स सपोज पिस्टन मूव करके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो चेंज इन वॉल्यूम इज़ ऑब्जर्व्ड, पहला वॉल्यूम अगर ये था, अब नया वॉल्यूम ये हो जाएगा, देयर इज़ डेल्टा वी। और क्योंकि प्रेशर लगा है और प्रेशर की वजह से डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, दिस इज़ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, सो वर्क इज़ डन, वर्क इज़ डन। अब यहाँ पर अगर इस सारी बात को मैथमेटिकली लिखें तो बेटा हमने सिस्टम को जो इंटरनल एनर्जी, सिस्टम को जो हीट सप्लाई की है, इसने सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज किया है, ठीक है। और कुछ हीट लॉस हुआ है फॉर डूइंग वर्क, यानी कुछ तो इंटरनल एनर्जी बढ़ी लेकिन वो सारी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं हुई, कुछ हीट जो है वो वर्क में भी इस्तेमाल हो गया, उसने वर्क किया है, ठीक होगी बात। तो देयर इज़ सम डेसिपेशन इन टर्म ऑफ वर्क। अब मैं अगर इंटरनल एनर्जी को एक तरफ रहने दूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को, तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और इक्वेशन 1 इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये है क्या कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इक्वल टू सम ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एंड वर्क डन। अगर मैं इसको लिख दूं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ इक्वल टू सम ऑफ heat absorbed and work done। ये बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट बनती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। उसकी वजह बेटा ये है कि वर्क जो हो रहा है वो भी तो सिस्टम में इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क भी जो है वो इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी थी जो पोटेंशियल एनर्जी वर्क में इस्तेमाल हो गई है, ठीक होगी बात। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ख़त्म नहीं होती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हीट सप्लाई की, कुछ हिस्सा उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में इस्तेमाल हो गया, कुछ हिस्सा उसका वर्क करने में इस्तेमाल हो गया, लेकिन लॉस नहीं हुई। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ख़त्म नहीं हो रही, ठीक होगी बात। तो बेटा इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है जनाब। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, वो ये कि हम जानते हैं कि वर्क जो है ये P del V होता है, एंड व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम अगर होगा तो बेटा ये माइनस होगा, तो W जो होगा वो माइनस P del V हो जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन 1 में W की जगह पे Q प्लस माइनस P del V पुट कर दूँ
तो डेल ई इक्वल हो जाएगा Q माइनस पी डेल V। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है जनाब। अब अगली बात वो ये कि अगर हम पिस्टन को फिक्स कर दें, इमूवेबल हो जाएगा। पिस्टन इमूवेबल, फर्स्ट हम पिस्टन को फिक्स कर दें। जब पिस्टन फिक्स होगा तो बेटा वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं सकेगा, ठीक है ना। जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, पिस्टन अगर इमूवेबल हो तो चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जो इनिशियल वॉल्यूम होगा वही फाइनल वॉल्यूम होगा। तो V2 माइनस V1 ज़ीरो हो जाएगा। जब डेल V ज़ीरो होगा तो डेल V ज़ीरो होने से ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है ना, ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास डेल E इक्वल हो जाएगा Q के, यहाँ पर V लगा देते हैं, ठीक है। वैसे वहाँ से नज़र भी आ रहा है कि जिस वक्त पिस्टन इमूवेबल होगा, ढक्कन फिक्स हो जाएगा, तो जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी वो सिर्फ सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी, वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा, वर्क डन हो ही नहीं सकेगा। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या है? इट इज़ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है एंथैल्पी ऑफ सिस्टम। व्हाट इज़ एंथैल्पी? एंथैल्पी, एंथैल्पी को बेटा कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं और ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम कहलाता है। टोटल हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम, सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट होता है कौन? एंथैल्पी, ठीक है जनाब। अब ये होता क्या है? इट इज़ सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम और प्रेशर की प्रोडक्ट जो है वो इसका हिस्सा है। अच्छा, अब बेटा इंटरनल एनर्जी जो है ना, इसकी मिसाल मैं इस तरह से समझाता होता हूँ कि उबलता हुआ पानी है, ठीक है, वो एक कप पानी हो या एक टब पानी का हो, ठीक है। अगर आप उसमें थर्मोमीटर लगाएंगे तो कप में भी 100 डिग्री टेम्परेचर शो होगा और टब में भी 100 डिग्री शो होगा, यानी इंटरनल एनर्जी दोनों तरफ सेम है। लेकिन एक कप पानी, उबलता हुआ पानी खुदा ना खासा गिर जाता है जिस्म पे तो वो कम नुकसान करेगा और टब उलट जाए बंदा ही मार देगा, अल्लाह पाक रहम फरमाए, बंदा झुलस जाएगा उससे। तो पता ये चला कि जो टोटल हीट कंटेंट था वो एक कप में कम है, टब में बहुत ज़्यादा है। तो जो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम होती है उसमें सिस्टम के वॉल्यूम और प्रेशर का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। यानी अगर थोड़ी गैस होगी विद लेस प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम कम होगा तो उसकी इंटरनल, उसकी एंथैल्पी कम होगी, और उसका अगर उस गैस का अगर प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो उसका हीट कंटेंट ज़्यादा होगा। हो सकता है कम प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट वाले की और ज़्यादा वाले की इंटरनल एनर्जी सेम हो, दोनों सेम टेम्परेचर पर हो, लेकिन जिसमें पीवी का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, उसकी टोटल हीट कंटेंट ज़्यादा होगी। डेफिनेट बात है कि थोड़ी चीज़ कम नुकसान कर रही है, ज़्यादा चीज़ ज़्यादा नुकसान कर रही है। तो हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम में इंटरनल एनर्जी के साथ साथ उसका प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट भी मद्देनज़र रखा जाता है। अब यहाँ पे अगेन हम एक कन्फ्यूजन में आ गए, वो ये कि हम एब्सोल्यूट एंथैल्पी भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? हम सिस्टम का प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट तो नोट कर सकते हैं लेकिन सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नोट नहीं कर सकते।
अब क्योंकि हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नोट नहीं कर सकते तो हम उसकी एंथैल्पी भी नहीं बता सकते, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस सारी इक्वेशन को डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम डेल्टा ई बता सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम बता सकते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा डेल एच इज़ इक्वल टू डेल ई प्लस डेल पी वी। ठीक है जनाब। अब इस इक्वेशन में डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, यानी एक कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम वेरिएबल हो गया और दूसरे में वॉल्यूम कांस्टेंट और प्रेशर वेरिएबल हो गया स्टैटिस्टिक्स के असूल के मुताबिक। वैसे सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें तो इस दोनों में आपको पी वी कॉमन नज़र आ रहा है। अगर आप पी वी कॉमन निकाल लेंगे तो डेल्टा एक तरफ रह जाएगा। ठीक है ना। तो बहरहाल ये बेटा हमने इक्वेशन बना ली। अब जो एंथैल्पी ऑफ सिस्टम होती है, एंथैल्पी चेंज होती है, वो कांस्टेंट प्रेशर पर बताई जाती है। ठीक होगी बात। चेंज इन एंथैल्पी इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, ये शर्त है इंटरनल एंथैल्पी चेंज का, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो बेटा डेल पी क्या होगा, सिफर होगा, क्योंकि इनिशियल प्रेशर भी वही होगा, फाइनल प्रेशर भी वही होगा। तो इनका डिफरेंस क्या आएगा, फिर सिफर आएगा। जब डेल पी सिफर हो जाएगा तो बेटा ये वाला फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा, ये फैक्टर ख़त्म हो जाएगा। तो डेल्टा एच इक्वल आ जाएगा डेल ई प्लस पी डेल्टा वी के। हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ये चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम की इक्वेशन बन गई। अच्छा, इस इक्वेशन को फर्दर प्रोसीड करने से पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात, अगर हमारा सिस्टम लिक्विड या सॉलिड हो, अभी तो हम अपने सिस्टम को गैस कंसिडर करके चल रहे हैं ना, अगर हमारा सिस्टम लिक्विड हो या सॉलिड हो तो बेटा चेंज इन वॉल्यूम भी निग्लिजिबल होता है, ना होने के बराबर होता है। ठीक है ना। दूध आप उबाल रहे हैं, वो सोल्यूशन है, वो उबलता है, वो फैलता है, लेकिन पानी जब उबल रहा होता है तो पानी के वॉल्यूम में कोई खातर खा फ़र्क नहीं आता, पानी का वॉल्यूम वही रहता है। तो जब लिक्विड होता है या सॉलिड होता है तो सम टाइम टेम्परेचर चेंज होने से, हीट एब्जॉर्ब होने से, ठीक है ना, वो सम टाइम मोस्टली टेम्परेचर चेंज होने से उनके वॉल्यूम में कोई फ़र्क नहीं आता। तो इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, लिक्विड्स और सॉलिड्स के केस में सिस्टम की जब स्टेट चेंज होती है तो उसका वॉल्यूम चेंज सिफर होता है। तो जब उसका वॉल्यूम चेंज सिफर होगा तो ये फैक्टर भी ख़त्म हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में डेल एच और डेल ई आपस में बराबर हो जाएंगे। यानी इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। लिक्विड और सॉलिड केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी दोनों सेम होते हैं, लेकिन गैसेस में नहीं होते। गैसेस में चेंज इन इंटरनल एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क का सम होता है। ठीक है। अब यहाँ पर हम डेल्टा ई की वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा ई क्या होता है, ये हमारे पास इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में डेल्टा ई व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। देखें, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, हम वॉल्यूम को फिक्स नहीं रहने देंगे, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स होगा तो फिर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फिर वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है। जब वॉल्यूम चेंज होगा देन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। गैस काम करेगी पिस्टन पर, पिस्टन सराउंडिंग है, पिस्टन जो है वो सराउंडिंग है, तो गैस ने काम किया है। द वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम। व्हेन वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, व्हेन वर्क इज़ डन बाय सिस्टम, बल्कि हम इसे यूँ लिख लें, in case of gases,
अगर गैसेस होंगी तो वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम हो जाएगा। जब वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम हो जाएगा तो बेटा माइनस साइन के साथ ही इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन जाएगी, वर्क डन बाय द सिस्टम। इस इक्वेशन में, बल्कि अगर हम इसको कंटिन्यूटी में ले जाएं, इक्वेशन 2 थी, इसको चले मैं 3 कह देता हूँ और इसको इक्वेशन 4 कह देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 2 से आप डेल्टा ई की वैल्यू उठाएं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। ठीक है जनाब, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें तो डेल्टा एच इक्वल हो जाएगा क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी। डेल्टा ई की जगह लग गया क्यू माइनस डेल्टा वी और प्लस पी डेल्टा वी, तो डेल्टा एच हो जाएगा क्यू माइनस पी डेल्टा वी प्लस पी डेल्टा वी, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, डेल्टा एच इक्वल आ जाएगा क्यू के और बेस में हम पी लगा देते हैं। यहाँ से हमारे पास चेंज इन एंथैल्पी की डेफिनेशन आती है, इट इज़ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। चेंज इन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या है? हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक होगी बात। तो ये हमारे पास एक छोटी सी बेटा बात है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, ये डेफिनेशंस का आपको पता होना चाहिए, ये पूछ भी ली जाती पेपर में। दोबारा समझ लें कि इंटरनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम होती है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है। एंथैल्पी सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम सिस्टम होती है, जबकि चेंज इन एंथैल्पी हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर होती है। तो ये 4 मुख्तलिफ डेफिनेशंस बनती हैं। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन और है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की और है, एंथैल्पी की और है, और चेंज इन एंथैल्पी की और है। एक छोटी सी बात बाज़ में पूछ ली जाती है कि फॉर गैशियस सिस्टम क्यू पी इज़ ग्रेटर दैन क्यू वी। फॉर गैशियस सिस्टम, क्योंकि सॉलिड के लिए तो बेटा चेंज इन इंटरनल जो चेंज इन एंथैल्पी बराबर होंगी, उसमें तो क्यू पी क्यू वी बराबर हो जाएंगे। लेकिन फॉर गैशियस सिस्टम, इन केस ऑफ गैसेस, क्यू पी इज़ ग्रेटर दैन क्यू वी। ये इस इक्वेशन से, इक्वेशन 4 से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर डेल्टा एच की जगह मैं क्यू पी पुट कर दूं तो ये क्यू वी प्लस वर्क इन दोनों का सम है। सो वैल्यू ऑफ क्यू पी इज़ ग्रेटर दैन क्यू वी। ठीक है जनाब, इसे बेटा पढ़ें, याद करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।